उसके बाद आ जाते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिसऑर्डर्स आपस में ओवरलैप हो रहे हो, तो हम स्पेसिफिक सिम्पटम्स की बुनियाद पर उन डिसऑर्डर्स को डिफरेंशिएट करते हैं ताकि एक एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस बना सकें। राइट, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है नॉर्मेटिव शाइनीज़। नॉर्मेटिव शाइनीज़ क्या कहता है कि शाइनीज़ जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये एक पर्सनैलिटी का नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटी में इसको पॉजिटिवली परसीव किया जाता है कि लोगों में ये होना चाहिए। हमारी सोसाइटी बहुत सारी ऐसी है जो कि डिमांड करती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इंसान में होना चाहिए। तो शाइनीज़ का होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसी में कोई बंदा शाय है तो इट्स ओके, इट्स अ नॉर्मल पर्सनैलिटी ट्रेट। तो ये आपकी अगर नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस नहीं ला रहा, तो फिर ये आपका नॉर्मल पर्सनैलिटी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से अगर आप सिचुएशन से, सोशल सिचुएशन से अवॉइड नहीं कर रहे हो ना, तो फिर तब तक ये आपकी पर्सनैलिटी का नॉर्मल पार्ट है, जो कि नॉर्मली सब में एग्जिस्ट करता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अगोराफोबिया में क्या डिफरेंस है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जो है मल्टीपल सोशल सिचुएशंस को इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि उसे ये खौफ होता है कि लोग उससे नेगेटिवली इवेलुएट करेंगे। जबकि अगोराफोबिया में वो सोशल सिचुएशंस को इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसमें पैनिक लाइक सिम्टम्स आएंगे तो कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा और उसके लिए भागना, उस सिचुएशन से अवॉइड करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से वो जो है सोशल सिचुएशन को अवॉइड करता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में वो जो है उसके अंदर वही खौफ होता है लोगों का कि मुझे नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा। जबकि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में उसमें ये फेयर नहीं होता कि लोग उसे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, क्योंकि उसे खुद को नहीं पता होता है कि इंडिविजुअल को एक्सेसिव एंजाइटी, एक्सेसिव फियर हो रहा होता है, लेकिन किस चीज़ से हो रहा होता है वो खुद डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में मैंने कहा कि वो मल्टीपल सिचुएशंस को अवॉइड करता है सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि मुझे लोग नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे। जबकि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में वो सिचुएशंस को इसलिए अवॉइड करता है क्योंकि वो अपने अटैचमेंट फिगर से सेपरेट नहीं होना चाहता। उसका कंसर्न, उसकी एंजाइटी का कंसर्न सेपरेशन से होता है। आगे बढ़ते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में क्या फ़र्क है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में वही बात कि इंडिविजुअल को फेयर होता है कि उसे लोग नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में उसे ऐसा कोई फेयर नहीं होता। उसे सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से फेयर होता है। किसी को इंजेक्शन से फेयर होगा, किसी को ब्लड से होगा, किसी को एनिमल से होगा, एंड वट एवर सो ऑन। आगे बढ़ते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और सेलेक्टिव म्यूटिज्म में क्या डिफरेंस है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में वही बात कि इंडिविजुअल को नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा, उसके अंदर ये फेयर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से वो मल्टीपल सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि सेलेक्टिव म्यूटिज्म में सेम इंसान को यही फेयर होता है कि उसे नेगेटिवली इवेल्युएट किया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ सेलेक्टेड एरियाज से, सेलेक्टेड सोशल सिचुएशन से अवॉइड करता है। जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, फ्रेंड सर्किल हो गया, तो इन चीज़ों से अवॉइड करेगा। बाकी अपने पेरेंट्स के साथ और जो है बाकी लोगों के साथ घर में रह के नॉर्मली बात करेगा, हर सिचुएशन से अवॉइड नहीं करेगा। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या फ़र्क होता है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जो है सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है क्योंकि उसके अंदर ये फियर होता है कि लोग उसे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में भी उसको यही खौफ होता है कि लोग उसे नेगेटिवली इवेल्युएट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक डिप्रेशन का जो मरीज़ होता है वो खुद को दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझ रहा होता है, वर्थलेस कंसीडर कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये सोच आ रही होती है कि लोग जो है मुझे बुरा समझेंगे, बुरा जानेंगे। लेकिन कंसर्न दोनों में डिफरेंट है। फिर है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को ये खौफ नहीं होता कि लोग जो है मेरी बॉडी अपीयरेंस को देखेंगे, मेरी फिजिकल अपीयरेंस में मौजूद जो फ्लॉज है उसका मजाक बनाएंगे, जब ऐसा परसीव नहीं करता इंडिविजुअल। जबकि बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जो है अपनी फिजिकल अपीयरेंस में फ्लॉज को देख रहा होता है कि उसकी नाक जो है वो अच्छी नहीं है, उसके नेल्स अच्छे नहीं है, उसकी बॉडी शेप अच्छी नहीं है, तो इस वजह से अपनी अपीयरेंस को लेके वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड कर रहा होता है कि मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मेरी अपीयरेंस ठीक नहीं है। अच्छा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। तो जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर होते हैं, दो तरह के डिल्यूजन्स उसमें आते हैं इंसान को। एक होता है बिज़ार डिल्यूजन और एक होता है नॉन बिज़ार डिल्यूजन। बिज़ार डिल्यूजन वो डिल्यूजन होता है जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ सेंसेस बातें होती है, जिन पे यकीन करना नामुमकिन होता है। लाइक इंडिविजुअल ये दावा कर सकता है कि मैंने आसमान से एलियंस उतरते हुए देखे जो मेरे घर में आ गए थे और मुझे मारना चाहते थे, या फिर वो ये कह सकता है कि मेरे बॉडी से किसी ने एक ऑर्गन निकाल लिया, तो इसको कहेंगे बिज़ार डिल्यूजन। नॉन बिज़ार डिल्यूजन ऐसी बातें होती हैं पेशेंट की जिसमें किसी हद तक यकीन किया जा सकता है, यकीन करना मुमकिन होता है। जैसे कि वो ये कह सकता है कि लोग मेरे खिलाफ है,
लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, इस तरह की वो बातें कर सकता है। तो डिल्यूशनल डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में फ़र्क ये होता है कि जो डिल्यूजनल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनमें इंसाइट नहीं होती, उनमें इंसाइट बहुत कम होती है, जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट में अच्छी इंसाइट होती है, एक गुड इंसाइट के साथ वो मौजूद होता है। अब है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में इंडिविजुअल को सोशल एंजाइटी तो होती है, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद है, कैपेसिटी मौजूद है, वो चाहे तो बात कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसको सोशल एंजाइटी है, सोशल सिचुएशन से एंजाइटी है, इसी वजह से वो बात नहीं करता, वो घबराता है बात करते हुए। जबकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में भी इंडिविजुअल को सोशल एंजाइटी होती है और साथ-साथ प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो बात करना भी चाहे तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती, वो डेफ़िसिट होता है, ठीक है? उसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अपोज़िशनल डेफिनेट डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है? इन दोनों में फ़र्क ये है कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो इसलिए बात नहीं करते सोशल सिचुएशन में क्योंकि उन्हें नेगेटिवली इवैल्यूएशन का उनके अंदर फ़ियर मौजूद होता है, इसलिए वो ज़्यादातर चुप रहते हैं, वो बोल नहीं पाते, ठीक है? हालाँकि कैपेसिटी है उनमें। जबकि अपोज़िशनल डेफिनेट डिसऑर्डर में वो इसलिए नहीं बोलते, जानबूझकर नहीं बोलते क्योंकि वो असल में खुद से चुप रहते हैं क्योंकि वो बात करेंगे तो हमेशा अथॉरिटी के खिलाफ ही जाएँगे, इसलिए उन्हें ये सही लगता है कि वो चुप ही रहें, वो इसलिए बात नहीं करते। तो इसमें इन दोनों चीज़ों में ये फ़र्क है। फिर उसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है? तो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में हो सकता है कि उनकी अगर एंजाइटी बढ़ जाए तो 1-2 पैनिक अटैक्स उन्हें आ सकते हैं। लेकिन इनकी एंजाइटी और इनके फ़ियर का कंसर्न जो है इस चीज़ से ही रहेगा कि उन्हें लोग नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं। इस चीज़ से नहीं होगा कि उन्हें दोबारा कोई पैनिक अटैक ना आ जाए। क्योंकि पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि उसे एडिशनल पैनिक अटैक से उनका खौफ कंसर्न कर रहा होता है। उनकी एंजाइटी एडिशनल पैनिक अटैक से ताल्लुक़ रखती है। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं, उनकी बचपन से ही पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि बचपन से लेके एडल्टहुड तक वो अवॉइडेंस पैटर्न अडॉप्ट किए हुए हैं। हर सिचुएशन से भागना उन्होंने सीखा है और वो जो है अपनी पर्सनैलिटी में चेंज नहीं ला सके, ठीक है? हमेशा अवॉइडेंस बिहेवियर वो जो है यूज़ करते हैं जब भी उन्हें कहा जाता है सोशल सिचुएशन में आके परफ़ॉर्म करने को, तो वो अवॉइडेंस पैटर्न यूज़ करते हैं। तो बचपन से लेकर है और एडल्टहुड तक ये पर्सिस्टेंट है तो फिर आपको अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जबकि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का ऑनसेट एज जो है वो होती है 8 साल से लेके 15 साल की उम्र। तो तब अगर आपको ये डिसऑर्डर हुआ है और तब से ये सिम्पटम्स आपके अंदर अराइज़ हुए हैं तो फिर आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर ये 2 डिसऑर्डर एक-दूसरे के साथ ओवरलैप होते हुए नज़र आते हैं, कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स हैं। So that's all about the differential diagnosis of social anxiety disorder.